एक बेटे ने अपने पिता को पागल समझा, सच्चाई जानकर हुआ शर्मिंदा। इमोशनल कहानी। बात तो समय की है जब लोग आपस में बात किया करते थे। एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में इतने ज़्यादा लोग थे कि आदमी अगर मन में भी कुछ बोले तो कोई ना कोई सुन ले। ऐसे परिवार में सब लोग साथ बैठते, हंसी खुशी से बातें करते, एक दूसरे की खुशियों को साझा करते और तकलीफ़ों को दूर करने के उपाय में जूझे रहते थे। एक की खुशी दूसरे के चेहरे पर झलकती थी। खुशियों का गुणाकार होता था, लेकिन किसी का छोटा सा गम भी सब में साझा होकर बहुत कम हो जाता था। घर के मुखिया दीनानाथ ने सबको अपने जीवन की वो कला सिखाई थी जो किसी किताब में नहीं लिखी थी, किसी विद्यालय में पढ़ी नहीं जा सकती थी। दीनानाथ को पता था सुख दुख साझा करने की कला बच्चों को हमेशा जीवन में प्रसन्न रखेगी। दीनानाथ को लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, खास तौर से लोगों की सुनना। उनका मानना था कि बोलने वाले लोग तो बहुत हैं, परंतु सुनने वाले लोगों की कमी होती जा रही है। इसलिए वो बड़े ही धैर्य के साथ सामने वाले की बातें सुना करते थे। बातें सुनना सुनाने के अलावा एक और कला में पारंगत थे, दूसरों का मार्गदर्शन करने में। जब भी किसी को कोई उलझन होती थी तो वो दीनानाथ जी के पास आता था। वो बड़े ही तर्कसंगत और टिकाऊ उपाय बताते थे। दीनानाथ जानवर पालने के बड़े शौकीन थे। गाय, भैंस, बकरी और कुत्ता उनके द्वार की शोभा थे। गांव के कुछ लोग तो बोलते थे कि ये जानवर व्यवसाय के लिए पालते हैं, लेकिन ये समझना लोगों के बस की बात नहीं थी। अब कोई जानवर पालेगा भी तो 3-3 कुत्ते क्यों पालेगा? 2 जवान और एक बच्चा हमेशा रहता था, ताकि कुत्तों की पीढ़ियां चलती रहें। व्यवसायी होते तो इतने कुत्ते क्यों? असल में वो जानवरों को अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे। बस उनको स्कूल भर नहीं भेज पाए, नहीं तो साथ में रहने की जो तालीम अपने घर वालों को दिए थे, वही संस्कार जानवरों को भी सिखलाए थे। समय बीतता गया, दीनानाथ का पौरुष थकता गया। अब उनके पास पहले जैसी पहाड़ तोड़ने की शक्ति नहीं रही। अकेले बीघे का गेहूं काटने की क्षमता चली गई। सफ़ेद बाल उनकी ढलती उम्र का प्रमाण पत्र बन गए। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। माथे पर लकीरें उनके भाग्य को कम और उनके भूत के अनुभवों का बखान अधिक करती थी। लकीरों को घेरते हुए माथे पर धानी रंग की मांसपेशियां उभर आई थी। ये भी लकीरें के जैसे क्या कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। इन्हीं पर जोर डाल डालकर उन्होंने अपने घर और पास पड़ोस को राह दिखलाई थी। उनका शरीर हर तरफ से ढीला होता जा रहा था, जैसे त्वचा आत्मा से पहले ही शरीर का साथ छोड़ने का मन बना ली हो। त्वचा को कोई पहले ही बता दिया हो कि समय ढलने पर अग्नि की आहुति होने वाली है, इसलिए चमड़े ने पहले से ही अपने आप को सुखा लिया हो। सूखी चीज़ें आसानी से जलती हैं और धुआं भी कम छोड़ती हैं। कितना सहज है प्रकृति का व्यवहार। बढ़ते समय ने परिवार को छोटा कर दिया था। अब दीनानाथ जी अपने भाइयों से अलग अपने बेटों के परिवार के साथ रहते थे। थकते हुए पौरुष के कारण जानवरों की देखभाल में भी कमी आने लगी। दीनानाथ जी चाहते थे कि घर वाले स्वतः देखभाल करें। वो किसी के ऊपर लगते नहीं थे। घर में सब आधुनिक हो चुके थे। स्मार्टफोन के ज़माने में जानवर कौन पाले? सबको फल से मतलब था। पेड़ कौन रोपे और पानी कौन डाले? उनकी जतन करने के झंझट में कौन पड़े? दूध दही का इंतजाम वो दूध वाला कर सकता था। झट मंगनी पट ब्याह का ज़माना आ चुका था। इसलिए बेटों ने अपने बाबूजी को जानवरों को बेचने के लिए मना लिया। दीनानाथ ने सोचा कि पशुओं की देखभाल यहाँ पर तो ठीक से होगी नहीं, तो इनको खूंटे से बांधकर अपनी आंखों के सामने दुर्गत होते देखने से तो अच्छा है कि इनको बेच ही दिया जाए। अपने दर्द को छुपाकर उन्होंने पशुओं को बेचने के फैसले पर मुहर लगा दी। लेकिन जब भी कोई जानवर को खरीदने आता था तो वो स्वयं द्वार छोड़कर सिवान में चले जाते थे। वो अपनी आंखों से अपने परिवार को घटता नहीं देख पाते। जब घर वापस आते तो सूना खूंटा देखकर बहुत ही तीस में हो जाते और उस दिन भोजन भी नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे दीनानाथ को पता चल गया था कि नई पीढ़ी को जो शिक्षा वो देना चाहते थे उसमें वो असफल रहे। समय के साथ सब जानवर बिक गए।
3 कुत्तों में से एक कुत्ता बच गया, मोती। उसको घर के दरबान के काम के लिए रख लिया गया। समय बड़ा स्वार्थी होता है। अब दीनानाथ के पास लोगों का उठना बैठना कम हो गया था। उनके घर के लोग जरूरत की सभी चीज़ें उनको समय समय पर उपलब्ध करा देते थे, जैसे सुबह की चाय, दोपहर का खाना, रात का बिस्तर, सब कुछ समय पर उपलब्ध कराते थे। उनको कोई कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते थे। उनको उपलब्ध सुविधाएं किसी शहर से कम नहीं थी। दीनानाथ सामाजिक आदमी थे। उनको लोगों के उनके साथ में बैठकी की जरूरत थी, परंतु उनके पास कोई फुर्सत से बैठा नहीं था जिसके साथ वो दो बात कर सकें। घर में सब व्यस्त दिखते थे तो कहने में भी संकोच होता था। कुछ बातें अगर कहनी पड़े तो उनको ना कहना ही अच्छा होता है। यह बात तो स्वयं समझने की थी। दीनानाथ अपने आप को अभिव्यक्त ना करने के कारण धीरे धीरे संकुचित होते गए। दीनानाथ की बाहरी ठाठ जितनी आलीशान थी, उनके अंदर का सूनापन उतना ही दीन। काश घटती सांसों के साथ नाम भी कोई छोटा कर देता। वो दीनानाथ से दीन हो गए थे। अब घर में वो एकदम ना के बराबर बोलते थे। जब अंदर से आदमी घुटता है तो उसके मन की खिड़की से दिखता है। चेहरा मन का शीशा होता है। दीनानाथ के चेहरे का ओज दिन प्रतिदिन तेजी से ढल रहा था। यह ढलाव उनके घर में किसी ने नहीं देखा। उनका एक बेटा मटरू, जो उनको सबसे अच्छे से जानता था, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता था, एक दिन एक टीवी खरीद कर ले आया। पिताजी को देते हुए बड़ी आत्मीयता और विनम्रता से बोला, पिताजी, अब आप अपना दूरदर्शन देख पाएंगे। इससे आपका समय भी अच्छा कटेगा। थोड़ा मुस्कुराते हुए, नए जमाने वाले चैनल भी हैं इसमें। दीनानाथ जी ने मुस्कुराकर मटरू की भेंट स्वीकार कर ली, लेकिन एक शब्द भी ना बोल पाए और फिर अतीत में कहीं ठहर गए। शायद रामायण और महाभारत देखने की इच्छा लिए बैठे हों। दीनानाथ के परिवार का एक सदस्य उनको अच्छे से जानता था। वह दीनानाथ की लाचारी समझ रहा था। दीनानाथ को कानों की तलाश थी, वो जानता था। जानवरों का परिवार, जो दीनानाथ के मुख्य श्रोता थे, अब नहीं रहे। घर के दूसरे लोग उसको अपने घर का सदस्य नहीं मानते थे, इसलिए वो भी दीनानाथ की आत्मसम्मान की राह पर था। लेकिन वो दीनानाथ की दुर्दनिता देखकर एक दिन दीनानाथ के पास जाने का प्रयास किया। रात में दीनानाथ घर से सटे एक कमरे में एक पलंग पर सोते थे। जब सारे लोग सो गए तब मोती दीनानाथ के पास पहुंच गया और पूंछ हिलाने लगा। अंधेरा था, फिर भी दीनानाथ जान गए थे कि मोती आया है, लेकिन वो हाँफ रहा था। तरह तरह की आवाज़ें निकालकर कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। दीनानाथ ने बिस्तर से उठकर लाइट जलाई और मोती की तरफ देखा। मोती उनके पैर के पास आ खड़ा था। अपनी गर्दन उनके पैर से सटाकर और पास आ गया। अपने झबराले बालों से मालिक को सहलाने का प्रयास कर रहा था, जैसे उनके पीड़ित हृदय को सहलाने का प्रयास कर रहा हो। दीनानाथ को लगा कि ये पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। आज अचानक फिर वो जाकर अपने बिस्तर पर बैठे। उनकी नज़र मोती के चेहरे पर पड़ी। मोती की आंखों से पानी गिर रहा था। दीनानाथ आदमियों का ही नहीं, जानवरों का भी मर्म जानते थे। मोती दुखी था। उसकी आंखों में पानी नहीं, मालिक की पीड़ा के आंसू थे। वो मोती से बोले, क्यों भाई, तुम क्यों दुखी हो? लगता है कि तुमको भी बेचने का समय आ गया है। खैर, तुम मेरी बातों का उत्तर कैसे दोगे? तुम तो मूक हो, पशु हो, बोलने लायक तो आदमी हैं, मेरी सुनाने की चाहत भी ना। खैर, घर में खाना ठीक से नहीं मिलता। मेरे खाने के समय आना, 2 रोटियां तुमको भी दे देता हूँ। बाहर तुमको ठंड लगती होगी तो मेरे चौकी के नीचे सो जाना, बोरे का इंतजाम कर दूंगा। ऐसे करते करते दीनानाथ काफ़ी बातें बोल गए। मोती उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता और कुछ कुछ आवाज़ें निकालता था, दुम हिलाता था, मानो आवाज़ और पूंछ के माध्यम से अपने उत्तर दर्ज कराने का प्रयास कर रहा हो, जैसे कुत्ता भी सहानुभूति का पाठ पढ़ा हो। ऐसी बातें करते करते दीनानाथ जी लेट गए और उनकी आंखें लग गईं। भोर में उठे तो मोती को अपनी चौकी के नीचे बैठा पाए। फिर उनसे बातें करना शुरू कर दी।
अरे मोती, तुम यहीं सोए हो? चलो अच्छा है, रोजाना यहीं सो जाना। बात करने का तरीका वही था। अब दीनानाथ को पहले से काफ़ी अच्छा महसूस होता था, जैसे मोती ने उनके सीने पर रखा बोझ उठा लिया हो, अधमरे दिए के अंदर तेल भर दिया हो और बाती को खिसका के ऊपर कर दिया हो। मोती के रूप में वो दोस्त उनको मिल गया हो, जिससे वो अपने मन की बातें साझा कर सकते थे। सबसे बड़े संतोष की बात तो यह थी कि मोती उनकी बातों का मजाक नहीं उड़ाएगा और चाह के भी दूसरों से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि दीनानाथ को मजाक का विषय बनना कतई बर्दाश्त नहीं था। बढ़ती उम्र में मजाक बनने की सहनशीलता भी घिस जाती है। महीनों ऐसे ही चलता रहा। दीनानाथ के चेहरे की रौनक लौट आई थी, जैसे सांप को उनकी मड़ी वापस मिल गई हो। वो फिर से जीवंत हो उठे थे। रात को सोते समय और भोर का समय दीनानाथ मोती वार्तालाप का समय होता था। घर के लोगों को इस बातचीत की खबर न थी। एक दिन दीनानाथ की बहू मटरू की पत्नी को रात में बाबूजी के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। उसको लगा कि ससुर जी अपने सपने में बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही बड़बड़ाहट। तब उसने मटरू से बोला, सुनिए, लगता है बाबूजी थोड़ा मानसिक रूप से गड़बड़ चल रहे हैं, रोज रात में बड़बड़ाते रहते हैं। उम्र चढ़ रही है मटरू, कुछ नहीं, वो सोने से पहले राम नाम लेते होंगे। ये तो अच्छी बात है, तुम भी लिया करो, मुक्ति में आसानी होगी। मटरू की पत्नी, मेरी बात मानो, उनको पागलों वाले डॉक्टर को एक बार दिखा दो। ज़्यादा हालात ख़राब हो गए तो कौन देखभाल करेगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब, आप ही खूंटा अगोर के बैठना। मटरू अगले दिन सुबह पिताजी के पास आकर पूछा, पिताजी आप ठीक है ना? टीवी ठीक से काम कर रही है ना? आजकल रात में आपके कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं, किससे बातें करते रहते हैं? दीनानाथ थोड़ा हड़बड़ा कर बोले, अरे कैसी आवाज़, मुझे क्या पता, हो सकता हो कभी सपने में। मटरू को पत्नी का भ्रम सही लगा। बाबूजी को शहर घुमाने के बहाने एक मानसिक चिकित्सक डॉक्टर राय के यहाँ ले गया। बोला कि आइए आपको अपने एक मित्र से मिलवाता हूँ। डॉक्टर राय ने दीनानाथ जी से एकांत में कुछ समय बातें करने के बाद दीनानाथ के बेटे मटरू को बुलाया। अकेले में ले जाकर, आपके पिताजी तो एकदम सही हैं, समस्या आप लोगों में है, उनके साथ आप लोग बैठिए, अपनेपन का एहसास कराइए। मटरू ने कहा, डॉक्टर साहब, हम लोग हमेशा इनके आगे पीछे एक पैर पर खड़े रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। डॉक्टर रॉय, भाई मैं औपचारिकता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़िए आप लोग। वो अकेलेपन से ग्रसित हैं। जो लोग सामाजिक रूप से घुले मिले होते हैं, उनको आजीवन लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। लोग नहीं मिलेंगे तो अभिव्यक्ति के अभाव से उनको तनाव होगा। तनाव रोगों का जनक है। पुराने लोग आज के तेजी से बदलते माहौल में अपने आप को ढालने का प्रयास मात्र कर पा रहे हैं। असल में जिस तेजी से समाज में तकनीकी परिवर्तन हुआ है, उस गति को समाज के बुजुर्ग लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। आराम करने वाली उम्र में खुद को समाज में बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में चल रहे इस द्वंद्व को समझिए। मटरू, तो ये बात हम लोगों से क्यों नहीं बोलते? डॉक्टर रॉय, जहाँ मजाक बनने की संभावना होती है, लोग मुंह नहीं खोलते, खास तौर से बुजुर्ग लोग। उनको समझने के लिए घर के लोगों को खुद से प्रयास करने की ज़रूरत थी। मटरू, तो रात में पिताजी बड़बड़ाते क्यों हैं? डॉक्टर रॉय, आपके घर में मोती कौन है? रात में उसी से बातें करते करते सो जाते हैं। रात में ही नहीं, वो तो भोर में भी उससे बातें करते हैं, उनका बहुत करीबी लगता है। अब मटरू सन्न हो गया, उसके चेहरे पर रंग मटमैला हो गया। अब वो कैसे बताता मोती कौन है? मोती एक जानवर का नाम है। मोती एक कुत्ता है, जिसकी 3 पीढ़ियों को दीनानाथ ने पाला था, जिसको वो लोग दुदकारते रहते थे। उसको जानवर से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते थे, लेकिन कुत्ता वफादारी निभा रहा था, लेकिन खुद के खून और चापरिकता का ढोंग कर रहे थे। मटरू खुद को बहुत तेज और अपने पिता के करीब मानता था। सब तेजी उसकी चुप्पी की तरह शून्य में विलीन हो चुकी थी। वो समझने का प्रयास कर रहा था कि किस मोड़ पे चूक हो गई।
कहाँ पर आँख पर पर्दा पड़ा, तार कब टूटा इत्यादि तमाम सवालों के जवाबों की तलाश में था। वो डॉक्टर साहब के सवाल मोती कौन है का उत्तर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने डॉक्टर साहब को क्षुब्ध हृदय से धन्यवाद कहा और बाहर इंतजार कर रहे पिता को लेकर घर चला गया। रास्ते भर उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, गला भरा हुआ था। मन ही मन वो प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि शुरू कहाँ से करे। मटरू कृत संकल्प था कि वो पुराने दीनानाथ को वापस लाएगा। रास्ते में दोनों लोग शांत थे। मटरू लज्जा गया था। डॉक्टर राय उसके दोस्त नहीं थे। दोहरी लज्जा ने उसका सिर कई गुना जमीन की ओर गाड़ दिया था। घर पर मटरू की बीवी बड़े ही अधीरज से बाबूजी की तबीयत के बारे में जानने के लिए आतुर थी, जैसे उसने मान ही लिया हो कि बाबूजी को अमुक्त बीमारी है। वो डॉक्टर है और डॉक्टर राय की उसकी रिपोर्ट पर बस मुहर लगनी बाकी थी। देखिए, मैंने बोला था ना, जैसे शब्दों के साथ अपना मुंह खोलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करके सीना चौड़ा करने का प्रयास करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, फिर चाहे उनकी रिपोर्ट किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ही क्यों ना हो। मोती भी अपने मालिक की प्रतीक्षा में था। मटरू मुंह लटकाए हुए घर पहुंचता है। दीनानाथ पहले ही अपने चमकते चेहरे के साथ अपने कमरे में चले गए। मोती अपने मालिक के पीछे पीछे। मटरू की पत्नी, क्या रोग निकला है? मटरू, डॉक्टर साहब बुलाए हैं जांच के लिए। पत्नी, तो आज जांच नहीं किए? मटरू, पूरे परिवार की एक साथ ही करेंगे। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या पहेली बुझा रहे हैं? मटरू, डॉक्टर साहब ने बोला है कि बाबूजी का एकदम ठीक है। हम लोगों के अंदर रोग बैठ गया है। अगले हफ्ते का नंबर लगाकर आए हैं, तैयार रहना। शिक्षा। दोस्तों, हमें अपने कामों में इतना बिजी भी नहीं होना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप का ख्याल ना रहे। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए और उन्हें खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।